गुड इवनिंग। सीएमए फाइनल पेपर 13 लॉ एंड एथिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट ऑफ द कंपनी। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। एकदम शॉर्ट वीडियो होगा 10 मिनट का, लेकिन सारा स्कैनर का क्वेश्चन और जो सिलेबस में है सब चीज कवर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसकी और एक क्लास होगी अकाउंट ऑफ द कंपनी। अभी जो समझा रहे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज इंक्लूड है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज कवर है, किसको फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। सिर्फ 5 नाम आपको याद रखना है। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी सेक्शन 129 बोलता है, ठीक। सीए में फाइनल का क्लास है ये। जिस बच्चा को मेरा क्लास चाहिए मेरे चैनल को जाके लेवल 2 में ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी क्लासेस मेरी मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज इंक्लूड है, किसको फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। पहला वर्ड है बैलेंस शीट, ये आपको पता है बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट है। दूसरा है पीएल अकाउंट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा है शेयर होल्डर लिस्ट यदि कुछ चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, और नोट्स ऑन अकाउंट्स। 5 वर्ड याद रखना है। फिनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 के हिसाब से पूछेगा व्हाट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट, या फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज इंक्लूड है। आपको ये लिखना है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 चीज इंक्लूड है। क्या क्या चीज है फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड 5 थिंग्स। क्या क्या चीज है ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डर लिस्ट यदि कुछ चेंज हुआ है शेयर होल्डर लिस्ट में तभी इंक्लूड है, नहीं तो नहीं, और नोट्स ऑन अकाउंट्स। बस नोट्स ऑन अकाउंट में सब्सिडियरी होल्डिंग वगैरह कंपनी का डिटेल है, तो नोट्स ऑन अकाउंट 5 वर्ड याद रखना है। और एक चीज याद रखना है, स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब देखिए क्या होता है जब कंपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट को सिंपल भाषा में फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ ये 5 चीज इंक्लूड रहता है। जब बैलेंस शीट खोलेंगे किसी कंपनी का तो बैलेंस शीट देखेंगे, उसके बाद पीएल अकाउंट का पेज रहता है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का पेज रहता है, फिर शेयर होल्डर लिस्ट यदि कुछ चेंजेस होता है तो रहता है, और नोट्स ऑन अकाउंट्स होता है। तो घुमा फिरा के ऑडिटर लोगों की भाषा में बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट जो एजीएम में शेयर होल्डर लोग अडॉप्ट करते हैं, कंपनी का जो शेयर होल्डर लोगों को दिखाया जाता है कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग में, और उस चीज को लोग अप्रूव भी करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई का चीज बोलता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ फाइल करते हैं। रजिस्टर ऑफ कंपनी एनसीए, जो स्टेट आप समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी आरओसी, आरओसी का ऑफिस जो गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, वहां पर फिनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी को फाइल करना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी का ऑफिस में फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, लेकिन सब ऑनलाइन फाइल होता है। तो ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे आरओसी में, आरओसी फॉर्म एओसी फॉर्म में। याद रखिएगा, सिर्फ ये याद रखना है कंपनी अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम से एनुअल जनरल मीटिंग से 30, जब एनुअल जनरल मीटिंग हो वहां से 30 दिन के अंदर एओसी 4 फॉर्म में फाइल करेगा, मतलब उस फॉर्म के साथ अटैच कर देगा अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट और ऑनलाइन फाइल कर देगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइलिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, रजिस्ट्रार मतलब आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास 30 दिन में फाइल होगा, एनुअल जनरल मीटिंग जब होगा वहां से फॉर्म नंबर एओसी 4। यदि कंपनी 30 दिन के अंदर नहीं फाइल करी तो लेट फाइन देके कर सकती है, लेकिन 100 रुपया पर डे का फाइन लगेगा और मैक्सिमम 10 लाख रुपया तक का फाइन लगता है। अब कंपनी फाइल ही नहीं की फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब कंपनी और कंपनी का एमडी सीएफओ डायरेक्टर सबको फाइन देना पड़ेगा। कंपनी को कितना फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगा कंपनी का कितना, 10,000 रुपया प्लस 100 रुपया पर डे जब तक फेलियर कंटिन्यू रहा। याद रखिए मैक्सिमम 2 लाख याद रखिए। प्लस यदि कंपनी का डायरेक्टर कोई फॉल्ट करता है तो 10,000 रुपया और डायरेक्टर को फाइन देना पड़ेगा, 100 रुपया पर डे जब तक फेलियर कंटिन्यू रहा, 50,000 मैक्सिमम लगेगा। अब क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है 3 तरीका से, 3 टाइप का फिनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल। एक कंपनी का नॉर्मल बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस शीट, वो होता है एओसी 4 में। फिनेंशियल स्टेटमेंट का 3 फॉर्म होता है, एक होता है एओसी 4 जनरल नॉर्मल एओसी 4, दूसरा होता है एओसी 4 एक्सबीआरएल, और तीसरा होता है एओसी 4 सीएफएस। ध्यान से सुनिएगा, एओसी 4 नॉर्मल माने बैलेंस शीट जिस कंपनी का बनता है। अब बनता है कि एक्सबीआरएल
एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। बोलने का मतलब है कि बड़ा कंपनी जो है वो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में करेगा। उन लोगों का एक अलग एक्सबीआरएल एक फॉर्मेट बनाया गया है, उसमें सारा डाटा डालना पड़ता है। छोटा कंपनी का सारा डाटा डाला नहीं जाता है, लेकिन बड़ा कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, बड़ा कंपनी का परिभाषा क्या है हम समझा रहे हैं। किस कंपनी को एक्सबीआरएल करना पड़ेगा वो भी समझाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि एक्सबीआरएल में बड़ा कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करता है। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल एओसी फॉर्म में फाइल करेगा, और बड़ा कंपनी एक्सबीआरएल में कौन कौन करेगा, ध्यान से सुनिए। हर लिस्टेड कंपनी और जिस कंपनी का टीओ मतलब टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या पीयूसी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा, मतलब एक भी कंडीशन, या कंपनी लिस्टेड होगी तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी फॉर एक्सबीआरएल में करेगी, या कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होगा, या पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा होगा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वह कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइल करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन। तीन प्रकार। और एक याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी फाइल करती है, यदि किसी कंपनी का सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी है, तो वह कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक होल्डिंग कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, मतलब होल्डिंग कंपनी के साथ मर्ज करके, उसको बोलते हैं सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो भी याद रखिए एओसी फॉर सीएफएस फॉर्म में जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, बोलता है कि कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, सिंपल सा बता रहे हैं कि आरओसी के पास फाइल ही नहीं किया। सिंपल सा बात है, तो आपको पहले प्रोविजन लिखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बोलता है कि कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, यदि कंपनी का कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बनेगा, जिस कंपनी का कोई सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी है उसका बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा 30 दिन में एजीएम के अंदर फाइल करना पड़ता है। यदि कंपनी चाहे तो लेट से भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसका लेट फाइन लगेगा 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। और यदि कंपनी नहीं फाइल करती है तो उसको फाइन देना पड़ता है कंपनी और कंपनी का डायरेक्टर, एमडी और सीएफओ को। कंपनी का फाइन कितना है, 10,000 रुपया लगेगा, प्लस 100 रुपया ईच डे लगेगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपया। वैसे एमडी सीएफओ डायरेक्टर का फाइन है, यहाँ याद है क्या, मैक्सिमम एमडी सीएफओ डायरेक्टर को मैक्सिमम 50,000 का पेनल्टी लगता है और कंपनी को 2 लाख का पेनल्टी लगता है, याद रखिएगा, यदि फाइल नहीं करेगी। इतना ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कुछ जानना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, फोकस कीजिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफाइन द एक्सप्रेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब डिफाइंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कीवर्ड बताएंगे एकदम उसको भूलिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग बनाएंगे तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। कैसे प्रेजेंट करेंगे अकाउंट्स को, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसी को स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। आपको याद क्या रखना है वो देखिए, सिर्फ इतना याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। उसको बनाने के बाद उसको चेक कौन करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसको चेक करती है। वो चेक करने के बाद उसको अप्रूव कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। 3 वर्ड याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेकमेंड कौन करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद मतलब बनाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसको बनाएगा, उसके बाद उसको एग्जामिन कौन करेगा, एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उसके बाद उसको अप्रूव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कीवर्ड मैंने एकदम रेड कर दिया, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिकमेंड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बस। उसके बाद उसको एग्जामिन करेगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और उसको अप्रूव करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ, देयर इज अ वेरी मच इंपोर्टेंट क्वेश्चन। The auditor of the company refused to sign on annual account before it sign on behalf of the ऑडिटर बोलता है कि हम आपका बुक्स ऑफ अकाउंट साइन करेंगे, लेकिन आगे आप इसको डायरेक्टर से साइन करेंगे। ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कौन करता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अप्रूव करता है। आगे कंपनी बनाएगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद अपना डायरेक्टर से अप्रूव कराता है, मतलब साइन कराता है।
डायरेक्टर से, उसके बाद ऑडिटर को दिया जाता है। ऑडिटर सिर्फ ओपिनियन देता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, याद रखिए, कुछ काम नहीं है, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देता है ऑडिटर उस फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, याद रखिएगा। तो ऑडिटर यहाँ बोल रहा है कि आप आगे डायरेक्टर से साइन करेंगे, मतलब डायरेक्टर से अप्रूव कराइए, उसके बाद हम साइन करेंगे। ऑडिटर एकदम 100% सही बोल रहा है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है आंसर, यस ऑडिटर इज राइट, ऑडिटर एकदम सही है। अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड फॉर ऑडिटर, अकाउंट्स क्या होता है, ऑडिट के लिए ऑडिटर के पास आता है, बट कब, आफ्टर दे आर अप्रूव बाय द बोर्ड, मतलब बोर्ड उस अकाउंट्स को अप्रूव करेगा। ऑडिटर क्या करता है, खाली ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट देता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकली कंपनी अपना अकाउंट्स बनाता है, उसको अप्रूव कराता है शेयर, माने अप्रूव कराता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मतलब डायरेक्टर लोग साइन करता है, दो डायरेक्टर बैलेंस शीट को साइन करता है, उसी को बोलते हैं अप्रूव ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद ऑडिटर साइन करेगा। तो पहले याद रखिएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, उसके बाद ऑडिटर साइन करेगा। देखिए नेक्स्ट प्रोविजन आया, क्या क्वेश्चन है, देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैव filed a complaint with the Institute of Chartered Accountants of India against their statutory auditor for their failing to attend annual general meeting। बोलता है कंपनी के बोर्ड ने कंप्लेन फाइल कर दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में कि ऑडिटर ने मेरा एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड नहीं किया। ठीक है, याद रखिए ऑडिटर का जिम्मेदारी है कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का। यदि किसी रीजन से वह नहीं कर पाया तो कंपनी से लीव ऑफ एब्सेंट, माने एक तो चिट्ठी देके बोल देगा कि हम नहीं अटेंड कर पाएंगे, लीव ले लेगा। यदि ऑडिटर लीव ऑफ एब्सेंट नहीं ले रहा है और माने एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है तो कंपनी उस ऑडिटर को निकाल सकता है। याद रखिए कीवर्ड देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, माने ड्यूटी है, जिम्मेदारी है ऑडिटर का एनुअल जनरल मीटिंग। यदि ऑडिटर लीव ऑफ एब्सेंट लेता है, माने पहले से बोल देता है कि हमको छुट्टी चाहिए, हम कहीं बाहर जाएंगे, उस दिन नहीं अटेंड कर पाएंगे, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें रीजन भी देना पड़ेगा लीव ऑफ एब्सेंस का। और यदि ऑडिटर ऐसा नहीं करता है कंपनी उसको निकाल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कीवर्ड पढ़ा रहे हैं, मेरा नोट्स मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सारा नोट्स मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है एक्स लिमिटेड अपॉइंटेड सीए इनोसेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कंपनी ने एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया करंट फाइनेंशियल ईयर में। फर्दर द कंपनी ऑफर हिम द सर्विस ऑफ एक्चुरियल, उसको बोलता है कि एक्चुरियल का सर्विस दो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का सर्विस दो और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सर्विस दो। याद रखिए सेक्शन 148 में 144 में बोला गया है द ऑडिटर शैल नॉट प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, ऑडिटर ये सर्विस नहीं दे सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस का सर्विस नहीं देता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस और एक्चुरियल सर्विस या मैनेजमेंट सर्विस या फिनेंशियल रिलेटेड सर्विस ऑडिटर्स नहीं दे सकता है। ऐसा ऑडिटर प्रोहिबिटेड है ऑडिटर को देने के लिए सब सर्विस। तो कंपनी का यदि डायरेक्टर उसको बोल रहा है तो डायरेक्टर गलत बात बोल रहा है, ऑडिटर ये सर्विस नहीं दे सकता है, यही लिखना है। ये सब स्कैनर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार सुनेंगे आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट याद देखिए लॉजिकली बता दे रहे हैं, कभी कभी ये नॉलेज के लिए। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 128 में बोला गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है कुछ नहीं पता है हमको, तो नॉर्मल आदमी बोलेगा क्या बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, मैं जो सामान खरीदता हूँ उसको जो लिखता हूँ परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, एसेट रजिस्टर, लायबिलिटी रजिस्टर, यही सब होता है। मैंने कितना पैसा लिया, मैंने कितना पैसा दिया, यही तो है सिंपल सा बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर्मल आदमी का। ऑल मनी रिसीव एंड एक्सपेंडेड, मतलब कितना पैसा रिसीव किया, कितना मैंने पेमेंट किया, मैंने कितना परचेज किया, मैंने कितना सेल्स किया, मेरा ऑल एसेट रजिस्टर, सिंपल सा ऐसे लिखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट मींस ऑल मनी रिसीव, ऑल मनी एक्सपेंडेड, ऑल परचेज रजिस्टर्ड, ऑल सेल्स रजिस्टर्ड, ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटी रजिस्टर्ड, खत्म, ऐसे लिखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होता है और कंपनी को कम से कम पिछला 8 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। इतना इनफ है इस चैप्टर के लिए। थैंक यू, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट सारा मिल जाएगा।